हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं मीनाक्षी डागर G++ झोझू कला चरखी दादरी से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ 9वीं कक्षा के 5वें अध्याय जीवन की मौलिक इकाई कोशिका का भाग 2 लेकर। भाग 1 आप सभी तक पहुंच गया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वो अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आइए आज हम भाग 2 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लें कि हम लोग इस चैप्टर में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में विस्तार से बताएंगे, विषाणुओं के उदाहरण सहित झिल्ली के महत्व को समझेंगे, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंग जिनको कोशिकांग कहा जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इनके कार्यों को जानेंगे। आखिर का हमारा आज का टॉपिक रहेगा कोशिका के विभाजन का। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं 9वीं कक्षा के 5वें अध्याय भाग 2 को। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच के अंतर को समझाना चाहूंगी। जैसा कि हमने भाग 1 में पढ़ा था कि जो कोशिका होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने कि उसका अगर बेसिक एक चित्रण हम लोग लेके चले तो कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। उसमें हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी। कोशिका के अंदर केंद्रक, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली, ये 3 महत्वपूर्ण भाग थे। ऐसे ही बच्चों, सभी कोशिकाओं के अंदर झिल्ली पाई जाए ये कोई जरूरी नहीं होता है। कुछ कोशिकाओं के अंदर झिल्ली से बंधे अंगक जो हैं वो नहीं होते हैं, यानी अनुपस्थित होते हैं। कोशिका की आंतरिक संरचना के आधार पर किसी जीव में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। आइए इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है यानी जो केंद्रक है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी आप उन कोशिकाओं को अगर देखेंगे तो आपको अलग से केंद्रक उनका नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक है वो स्पष्ट नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं यूकैरियोटिक्स के अंदर, यानी कि जो बाध्य अंग हैं वो उपस्थित होते हैं। आपको कोशिकांग जो है वो कोशिका के अंदर अलग अलग नजर आते हैं। बट प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं यानी कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, यानी हम अलग अलग देख के अलग अलग ऑर्गेनेलीज के बारे में या कोशिकांगों के बारे में नहीं बता सकते। नेक्स्ट, जो न्यूक्लियर रीजन होता है यानी जो केंद्रक का भाग होता है ये वेरी वेल डिफाइंड होता है और एक सेपरेट मेम्ब्रेन होती है, और उस पार्ट को जो वो मेम्ब्रेन जहाँ पे डिस्टिंग्विश करती है यानी जहाँ पर वो मेम्ब्रेन उसको घेर के रखती है उस पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक बोलते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। ऐसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड ना होने के कारण इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बल्कि हम जो वो पार्ट है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके उदाहरण हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण हैं सभी प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप कोशिका द्रव भी कहते हैं। ये कोशिका द्रव जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये एक जेली जैसा तरल पदार्थ है जो एक कोशिका की तरह महसूस होता है और यह ज्यादातर पानी और नमक से बना हुआ होता है। 70 से 90% पानी से बना हुआ रहता है ये, और कलरलेस होता है यूजुअली, यानी ज्यादातर बिना किसी कलर का पाया जाता है। फंक्शन अब इसके हम देख लेते हैं, इसके कार्य क्या हैं। यह साइटोप्लाज्म जो है कोशिका के घटकों को धारण करने
और उन्हें क्षति से बचाने के लिए जिम्मेदार है, तथा इट स्टोर्स द मॉलिक्यूल्स रिक्वायर फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। सेलुलर प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत रहती है उनको ये स्टोर करके रखता है। लास्ट इसका फंक्शन है कि यह कोशिका को उसका आकार देने में भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। यानी कोशिका का जो आकार है वो भी किसके कारण होता है? कोशिका द्रव के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट होता है ये कोशिका का, सेल का। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायरेक्टर ऑफ सेल एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले केंद्रक को नाम दिया, केंद्रक की खोज की, और इसको डायरेक्टर भी कहा जाता है कोशिका का। ये सबसे बड़ा अंग है जो सेलुलर गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के डीएनए का भंडार गृह है। कोशिका के अंदर जितना भी डीएनए पाया जाता है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आप लोगों ने डीएनए का नाम पहले भी सुना होगा, जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। और यही वो एक पदार्थ है जिससे पेरेंट और जो ऑफस्प्रिंग है, यानी जो माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं, उनका आइडेंटिफाई अगर हमें करना है कि ये जो बच्चा है ये इन फादर का है या नहीं है, तो उसके लिए अगर हमें मैच करना होता है तो डीएनए को ही मैच किया जाता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? केंद्रक के अंदर, यानी न्यूक्लियस में। केंद्रक के भीतर छोटे छोटे गोलाकार पिंड होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसमें क्रोमोसोम नामक एक आवश्यक संरचना भी होती है। क्रोमोसोम्स भी इन्हीं केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स पतली और धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो एक अन्य महत्वपूर्ण संरचना रखती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन आपने सुना होगा, जो कि हम लोगों के अंदर अलग अलग तरह के जो कैरेक्टर्स आते हैं हमारे पेरेंट्स से, कि हमारे पेरेंट्स की जैसी आँखें आ जाती हैं, या किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि उनके बिल्कुल फादर जैसी आंखें मिलती हैं, या फादर जैसे कान होते हैं, या माँ पे उनका कलर चला जाता है। तो ये सभी करेक्टर्स, इनको कौन धारण करके रखता है? जीन्स। जीन्स जो है वो किसी पेरेंट्स से उनके बच्चों में, यानी उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कैरेक्टर को लेके आते हैं। जीवों में जीन एक वंशानुगत इकाई है, अर्थात यह एक पीढ़ी यानी माता पिता से दूसरी पीढ़ी यानी संतान में गुणों के वंशानुक्रम में मदद करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीन का क्या कार्य है, और जो न्यूक्लियस है यानी जो केंद्रक है वो एज ए डायरेक्टर हमारे कोशिका के अंदर कार्य करता है। अब हम थोड़ी सी बात वायरस के बारे में करें। आप सभी लोगों ने वायरस का नाम बड़ा सुना होगा। अभी जैसे कोविड-19 की बात ही चल रही थी, कोविड-19 वायरस के बारे में आपने सुना। तो ये वायरस है क्या? विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वायरस होते हैं उनका कोई जीवन नहीं होता है। जैसे ही वो किसी सजीव कोशिका के अंदर एंटर करते हैं, तुरंत मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नाभिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान रहते हैं, परंतु शरीर के अंदर ये क्या हो जाते हैं? जीवित हो जाते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता, यानी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। वायरस को बाहर डाले रखो, वायरस जो है कुछ एक्शन नहीं करेगा, पर जैसे ही वायरस को कोई जीवित सेल मिल जाएगी, जीवित सेल के अंदर जैसे ही वो एंटर करेगा, फटाफट से रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षण नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। यानी जब तक ये बाहर है तब तक ये निर्जीव की तरह रहता है। जैसे ही इसको कोई जीवित कोशिका मिली, ये एंटर करके रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए वायरस को बॉर्डर लाइन पे रखा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्यों
जो वायरसेस हैं या विषाणु हैं उनको सजीव और निर्जीव की बॉर्डर लाइन पे रखते हैं। तो यही इसका कारण है कि झिल्ली ना होने के कारण ये निर्जीव की तरह रहते हैं जब तक किसी जीवित कोशिका के अंदर नहीं चले जाते, और जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के अंदर जाते हैं वहां पर फटाफट से रेप्लिकेट करना या बहुगुणन करना शुरू कर देते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट कोशिकांग यानी कि आप कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या हिंदी में इसे अंतद्रव्यी जालिका बोला जाता है। ये बेटा दो प्रकार की होती हैं किसी भी कोशिका के अंदर। एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो डॉट डॉट सी दिखाई दे रही हैं, दीज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो प्लेन दिखाई दे रही हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये जो आप छोटे छोटे बिंदियां देख रहे हो ये क्या है, सभी राइबोसोम्स रहते हैं, इसीलिए ये खुरदरी अंतद्रव्य जालिकाएं होती हैं। और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन संश्लेषित करना और श्रवण में सक्रिय भाग लेना, तथा केंद्रक के बाह्य झिल्ली तक ये क्या रहते हैं, विस्तृत रहते हैं। केंद्रक से लेकर और बाह्य झिल्ली तक इनका विस्तार रहता है। ये है आपकी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। दूसरी तरह की जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनका काम होता है लिपिड को संश्लेषित करना, और स्टेरॉइड हार्मोन के मुख्य स्थल होते हैं ये। तो द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेन साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड हार्मोन इन एनिमल्स। नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है गोल्गी अपरेटस। ये आप देख रहे होंगे इस चित्र के अंदर, ये गोल्गी अपरेटस का एक एनिमेटेड चित्र यहाँ पर मैंने लगाया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये कहीं से प्रोटीन ले रहा है और पैकेट्स में उनको कन्वर्ट करके कहीं पहुँचा रहा है। तो ये जो कोशिकांग है दिस इज कॉल्ड एज गोल्गी अपरेटस, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया, प्रोटीन को लिया है और उसको पैकेज बनाए हैं उसके, और क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस। तो आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका मुख्य कार्य है प्रोटीन की पैकेजिंग और स्राव करना। इट्स मेन फंक्शन इज टू पैकेज एंड सीक्रेट प्रोटीन्स। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त करता है। अभी हमने इससे पहले वाले जो कोशिकांग के बारे में बात की थी, आपको मैंने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स रहते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो वो प्रोटीन गोल्गी अपरेटस लेता है और उनको पैकेजिंग में पैकेट्स बनाता है उसके, और जिन्हें फिर लाइजोसोम्स या प्लाज्मा झिल्ली जैसे विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचाया जाता है। ये लिपिड के परिवहन और लाइजोसोम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। तो ये फंक्शंस हैं किसके, गोल्गी निकायों या गोल्गी अपरेटस के, जिसको कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है लाइजोसोम। लाइजोसोम एक तरह का बैग होता है जो कि डाइजेस्ट करने के काम आता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक मुख्य, इसका जो काम है वो पाचन करना है। सेल के अंदर जो पाचन क्रिया का कार्य है वो कौन करता है, लाइजोसोम। इसका दूसरा काम अंतः कोशिकीय पाचन करना होता है। इट्स सेकेंड फंक्शन इज देयर फॉर सेलुलर डाइजेशन। मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना, यानी यह अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी करती है। रिमूवल ऑफ डेड सेल्स, दैट इज इट रिमूव वेस्ट मटीरियल्स। अब होता ये भी है कि जब ये सेल खत्म होने वाली होती है, यानी कि जब सेल का आप कह सकते हैं कि लाइफ स्पान पूरा हो जाता है, तो ये उस सेल को भी क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है, या आप कह सकते हैं खत्म कर देती है। दैट इज वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी पूरी की पूरी सेल को ही ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम। यहाँ पे ये फंक्शंस आपको दिखाए भी गए हैं। सेल डाइजेशन इज द फंक्शन, एंजाइम को सक करता है, सेल की जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करता है, और बिल्डिंग मटेरियल है सेल का।
नेक्स्ट कोशिकांग की तरफ चलते हैं, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बिजली घर कहा जाता है इसको सेल का। ये आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में मौजूद झिल्लीबद्ध अंग है, जो कोशिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य ऊर्जा अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन करते हैं, जिसका आप शॉर्ट फॉर्म एटीपी कह सकते हैं। तो एटीपी की फॉर्मेशन करने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और एनर्जी क्या होती है? क्रिएट होती है, जो एटीपी के रूप में एकत्रित होती है। यह ऊर्जा बहुत सी जैविक प्रक्रियाओं में काम आती है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा कोशिकांग, वो है रसधानियां यानी वैक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। बेटा वैक्यूल्स जो हैं ये मोस्टली ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि बड़ा भाग जो है वो प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? बिकॉज ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो कि सेल के अंदर पाए जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को तथा न्यूट्रिएंट्स को आप कह सकते हैं स्टोर करके रखती हैं। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टोरेज कंटेनर ऑफ द सेल। तो इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर जनरली स्मॉल। एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो थोड़े छोटे मिलते हैं, बट प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जो है वो बहुत बड़ा साइज आप या कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो स्पेस है वो वैक्यूल का ही रहता है, क्योंकि ये प्लांट सेल की रक्षा भी करते हैं। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स हेल्प मेंटेन वाटर बैलेंस। ये प्लांट सेल के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में काम आते हैं। सम टाइम अ सिंगल वैक्यूल कैन टेक अप मोस्ट ऑफ द इंटीरियर स्पेस ऑफ द प्लांट सेल। यानी वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ज़्यादातर प्लांट सेल का जो स्पेस है वो वैक्यूल्स ही घेरे रखते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में। सभी में नहीं मैं कह रही हूँ, कुछ प्लांट सेल्स जो ऐसे भी हैं जिनमें वैक्यूल्स छोटे भी पाए जाते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वैक्यूल्स जो हैं इनके अंदर पानी और न्यूट्रिएंट्स प्लांट सेल्स के जो है वो स्टोर होके रहते हैं। जब भी प्लांट को ज़रूरत होती है तो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प प्लांट सेल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आज कोशिका विभाजन का। हम लोगों ने सेल के बारे में बहुत पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये क्या करते हैं? सेल डिवीजन भी करते हैं, या कोशिका जो है वो विभाजन भी करती है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू और मोर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन जो है आप कह सकते हैं कि दो प्रकार की होती है सेल्स कोशिकाओं के अंदर। एक है माइटोसिस और एक है मायोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन में कायिक विभाजन बोला जाता है इसको, जिसमें प्रत्येक पुत्री कोशिका मूल कोशिका की नकल करती है, जिसे माइटोसिस कहा जाता है। यानी एक सेल दो भागों में बंटती है और वो जो दो डॉटर सेल बनती हैं वो बिल्कुल उस पेरेंट सेल की कॉपी बनती हैं। एंड दिस जो ये प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। ऐसे ही जो आपका मायोसिस है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है इसको। ये 4 अगुणित संतति कोशिकाओं में विभाजन करता है। और द सेकेंड इज मायोसिस, और ये डिवाइड करता है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स के अंदर। ये जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल। ऐसे ही माइटोसिस जो है वह प्रक्रिया जिसका उपयोग कोशिकाएं स्वयं की सटीक प्रकृति बनाने के लिए करती हैं। माइटोसिस शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में देखा जाता है, जैसे आंखें, त्वचा, बाल और मांसपेशी कोशिकाएं इसी में शामिल हैं, जिनके अंदर माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी मायोसिस, इस प्रकार के कोशिका विभाजन में माइटोसिस की तरह समान बेटी कोशिकाओं की बजाय शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। और आप सभी को पता है कि शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं जो हैं इनका फर्दर डिवीजन नहीं होता है, ये अपने आप में एक सेल है। ये दोनों मिलकर आगे जो है संतति को बनाती हैं। तो ये डिफरेंस है मेन माइटोसिस और मायोसिस में।
आइए इसको एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं। आप देख रहे हैं ये माइटोसिस का डायग्राम है जिसमें पेरेंट सेल बिल्कुल हूबहू अपनी डॉटर सेल्स में जो है डिवाइड हो गई है। ऐसे ही ये मायोसिस है जिसमें पेरेंट सेल जो है, जो इसने 4 डॉटर सेल्स बनाई, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। तो ये है आपका चित्र के द्वारा माइटोसिस और मायोसिस को समझाने का मैंने प्रयत्न किया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम सारांश की तरफ चलते हैं। आज हम लोगों ने विभिन्न कोशिकांगों के बारे में बात की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का अंतर समझा, कोशिका द्रव क्या होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में बात की, केंद्रक तथा उसमें पाई जाने वाली महत्वपूर्ण संरचनाएं क्या क्या है, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स के बारे में बात की और उनका क्या कार्य है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बॉर्डर लाइन पर क्यों रखा जाता है, सीमा रेखा पर क्यों रखते हैं, आज हमने इसके बारे में बात की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके क्या फंक्शंस हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, कौन सा कोशिकांग बिजली घर कहलाता है, या कौन से कोशिकांग को कोशिका का भंडार गृह कहा जाता है, और आखिर में हम लोगों ने आज सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन और कोशिका विभाजन के 2 प्रकार यानी माइटोसिस और मायोसिस के बारे में बात की। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी को आज का जो भाग 2 है अच्छे से समझ में आया होगा। मन लगा के पढ़ाई कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।